Hello friends, in this video we will look after 73rd Amendment Act which is mentioned and which is included in Indian Constitution. So let's see the peculiarities and features of 73rd Amendment Act. So first of all, this act has added new part which is known as Part 9. इससे पहले पार्ट 8 तक था, लेकिन इस एक्ट के बाद पार्ट 9 ऐड किया गया इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज. दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. इससे पहले भी पंचायती राज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 1992 में जब ये 73rd एक्ट पास हुआ तो उसके तहत इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया. इसका मतलब इट ब्रॉट द गवर्नमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट न्यू पंचायती राज सिस्टम. मतलब ये हर स्टेट के ऊपर बाइंडिंग हो गया. इसका मतलब कोई स्टेट इसमें से बच नहीं सकता, हर स्टेट को पंचायती राज लाना ही पड़ेगा. सो पंचायती राज बेसिकली बिलोंग्स टू द वी कैन से रूरल एरिया. जो विलेज एरियाज होते हैं या फिर जो सिटी में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, ऐसे एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाते हैं. और दूसरी तरफ कॉरपोरेशंस वगैरह होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो फर्स्ट विल लुक एट पंचायती राज सिस्टम. सो इट इज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट स्पेशली टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द ग्रास रूट लेवल. क्योंकि जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ये सबसे हम कह सकते हैं कि छोटा हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है. ये हर विलेज लेवल पर एग्जिस्ट करती है, जहां पर विलेजर्स को, गांव वालों को ये अधिकार देती है कि वो अपने गांव के प्लानिंग के बारे में खुद सोचे, विचार करे और उसका डेवलपमेंट प्लान तैयार करे. तो इसीलिए डायरेक्टली पार्लियामेंट के थ्रू आने के बजाय ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस शुरू की गई है. सो इट ट्रांसफर्स द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अर्लियर वी हैव द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया है. इसका मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी उसे कहेंगे जहां पर गवर्नमेंट में या फिर गवर्नेंस में लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो क्योंकि यहां पर ये ग्राम सभा विलेज लेवल पर होती है, तो ऑफ कोर्स उसमें मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर इंक्लूडेड. इस बॉडी में काफी सारे विलेजर्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और खुद प्लानिंग करते हैं और खुद इंप्लीमेंट करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वी कैन से peculiarity of this participatory democracy. तो अब उसके सैलेंट फीचर्स देखते हैं. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम सभा, जैसे कि मैंने कहा, ग्राम सभा इज इसेंशियल पार्ट एंड वेरी स्मॉल यूनिट. सो इट प्रोवाइड्स ग्राम सभा एज द फाउंडेशन. सबसे नीचे जो होता है फाउंडेशन, जैसे कि हम लोग देखने वाले हैं अभी 3 लेवल्स होंगे, तो उसमें सबसे नीचे जो होगा वो ग्राम सभा होगा. और इस ग्राम सभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे. लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने गांव के लिए प्लान तैयार करेंगे. सो इन दिस वी हैव 3 टायर सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज थ्रू आउट द कंट्री. तो जब हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं तो उस वक्त ये भी देखा जाता है कि सारे पंचायती राज में यूनिफॉर्मिटी हो. यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है हर स्टेट में इक्वालिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि एट विलेज लेवल वी हैव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत. आफ्टर दैट देयर विल बी पंचायत समिति एंड आफ्टर दैट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी विल हैव दिस जिला परिषद ZP. सो ये 3 इंस्टीट्यूट्स होंगे एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. States having less than 20 lakh may not constitute पंचायत. अब यहां पर सेकेंड लेवल के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है. जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होती है
उनके लिए इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो वो स्टेट खुद डिसाइड कर सकता है उनको लाना है या नहीं लाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा और सिक्किम, ये काफी छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनकी पॉपुलेशन कैनॉट क्रॉस अबव 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर वो जा नहीं सकते, इसीलिए वहां पर इंटरमीडिएट लेवल को एग्जेम्प्ट किया गया है। इसका मतलब सिर्फ ग्राम सभा होगी या फिर ग्राम पंचायत, और उसके बाद डायरेक्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद ZP। इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स एंड चेयरमैन, इनके इलेक्शंस डायरेक्ट होते हैं, दैट इज दे ऑल आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो इनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और उसी के साथ सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं बल्कि चेयरमैन ऑफ दोज बॉडीज, उनको भी लोग ही चुनेंगे। सो चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। अब सिर्फ यहां पर ये पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहां का जो चेयरमैन होता है उसे लोग नहीं चुनेंगे बल्कि लोगों के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे। सो सिर्फ ग्राम सभा अगर हम छोड़ते हैं ग्राम पंचायत, तो उसके बाद पंचायत समिति एंड ZP जिला परिषद, इन दोनों जगहों पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स उनके चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। तो उसी के साथ 1/3 सीट्स फॉर SC and STs आर रिजर्व। यहां पर 1/3 दैट इज वी कैन से 33% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उसी के साथ 1/3 अगेन 33% फॉर विमेन। सो दिस टू SC ST एंड विमेन्स, इनको अलग अलग 33% और इनको भी अलग से 33%। दिस इज रिजर्वेशन गिवन इन पंचायत लेवल। देन द एक्ट प्रोवाइड्स 5 years ऑफ टर्म। हर पंचायत का 5 साल के लिए टर्म होगा। 5 साल तक वो विदाउट एनी हेसिटेशन दे कैन गवर्न। इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। इस पंचायत के कंप्लीशन का टर्म होने से पहले ही इस पंचायत की बॉडी को डिसॉल्व किया जा सकता है। सो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बिफोर 6 months। तो जब उस बॉडी को कंसिडर फॉर एग्जांपल ग्राम पंचायत को अगर डिसमिस करते हैं, उस बॉडी को अगर हम कैंसिल कर देते हैं, तो इमीडिएटली 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर फ्रेश इलेक्शंस लेने होंगे। यही एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया है। सो दैट इज व्हाट द पिक्युलरिटी ऑफ दिस। उसी के साथ आफ्टर एवरी वी कैन से इंटरवल, इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो उसी के साथ दूसरी ओर स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, इट कैन अलाउ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू लेवी, कलेक्ट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। मतलब वो खुद अपने टैक्सेस इंपोज कर सकती है और उसको कलेक्ट कर सकती है। तो गवर्नर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एक फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करे, जिसके तहत ये पता चले कि स्टेट एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच में फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। टाइम टू टाइम पैसे उन इंस्टीट्यूशंस को पहुंचाया जाए, जिसके वजह से वो स्मूथली फंक्शन कर सके। तो प्रेसिडेंट दूसरी ओर यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं यूनियन टेरिटरीज को कि आप भी अपने यूनियन टेरिटरी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करें, लेकिन ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये स्टेट के ऊपर, उस यूनियन टेरिटरी के ऊपर डिपेंड है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड है कि उन्हें उस स्टेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाना है या नहीं लाना है। सो दैट इज वन। और उसी के साथ दूसरी ओर सम एरियाज आर एग्जम्प्टेड, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि यहां पर मोस्ट ऑफ द लॉज बिलोंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगा।